गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 भारत में सर्वोच्च न्यायालय इस विषय पर परिचर्चा करेंगे। किसी भी डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए सुप्रीम कोर्ट या न्याय विभाग का होना बहुत ज़रूरी है। गार्नर के अनुसार न्यायपालिका के अभाव में किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। संघीय राज्य में तो न्यायपालिका की जो भूमिका है वो और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि वहाँ पर न्यायपालिका न सिर्फ इंडिविजुअल्स को न्याय दिलाने का काम करती है, बल्कि केंद्र राज्यों के मध्य जो संबंध है और उनके बीच जो अधिकार है उनके संरक्षण का कार्य भी करती है। संविधान की व्याख्या करने का कार्य भी जो है वहाँ न्यायपालिका के द्वारा किया जाता है। भारत के अंदर जो है अनुच्छेद 124 के अंदर ये कहा गया कि भारत के अंदर एक उच्चतम न्यायालय होगा, कि एक शीर्ष न्यायालय होगा, और यह जो न्यायालय है ये न्याय की अपील हेतु अंतिम न्यायालय होगा। यानी ये जो है लास्ट कोर्ट ऑफ अपील होगा। संघीय राज्य होने के बावजूद भी भारत में जो है एकल और एकीकृत न्यायिक प्रणाली है। एक यूनिफाइड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम अपनाया गया है, जिसमें टॉप में सर्वोच्च न्यायालय है, उसके नीचे हाई कोर्ट है, और उसके नीचे अगर हम बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय या जो हम जिसको बात करेंगे लोअर कोर्ट्स आ जाएंगे। यूजुअली जो संघीय सिस्टम होता है वहाँ यूनिफाइड सिस्टम नहीं होता, लेकिन इंडिया के अंदर जो है एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को अपनाया गया है, जहाँ टॉप पर जो है सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसका जो क्षेत्राधिकार है वो बहुत वाइड दिया गया है, जिसके की अंदर मौलिक अधिकार, एपेलेट जुडिस्डिक्शन, सलाह करने का अधिकार, और ये बहुत सारे अधिकार जो है सर्वोच्च न्यायालय को भारत में अनुच्छेद 124 से जो है 147 तक दिए गए हैं। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के संगठन या ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय है ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो है एक मुख्य न्यायाधीश और 7 अन्य न्यायाधीशों की बात की गई थी, लेकिन जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या जो है उसको अब बढ़ाकर जो है 31 कर दिया गया है, जिसके की अंदर 30 तो जो है वो जजेस हैं और एक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, वो है। हालांकि अब एक जो विधेयक है जिसके की अंदर अभी तक जो पेंडिंग है 2019 का विधेयक, इसके अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाकर 31 से जो है 34 करने की बात की गई है। ठीक है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने आपको बताया एक वो था चीफ जस्टिस और 7 अन्य जजेस की बात थी, जिसको कि अब बढ़ा के 31 कर दिया गया है, एक चीफ जस्टिस और 30 जो है अन्य न्यायाधीश। अगर हम सर्वोच्च न्यायालय के स्थान की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो है सर्वोच्च न्यायालय का स्थान घोषित किया गया है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय चाहे तो उसका जो मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से यह निर्णय ले सकता है कि जो न्यायालय का स्थान है वो एक से अधिक स्थानों पर किया जा सकता है। हालांकि यह प्रावधान जो है वैकल्पिक है और अनिवार्य है, यानी ये टोटली डिपेंड करता है प्रेसिडेंट पर और सर्वोच्च न्यायालय पर। अगर हम न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह
के बाद जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये आर्टिकल 127 जो है संविधान का, उसके अंदर जो है ये प्रावधान किया गया है। हालांकि जो है भारत में एक परंपरा ये रही कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के समय जो है सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल था, वरिष्ठतम न्यायाधीश जो था, उसे ही भारत का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की परंपरा रही। इस परंपरा का जो है 1973 में उल्लंघन किया गया, जब 3 जो थे वरिष्ठ न्यायाधीश, जस्टिस शैलेट, जस्टिस ग्रोवर और जस्टिस हेगड़े के स्थान पर जो है जस्टिस अजीत नाथ रॉय को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इस नियुक्ति को लेकर बहुत विवाद रहा और जो तीनों वरिष्ठ न्यायाधीश थे उन्होंने अपना जो था वो रेजिग्नेशन और त्यागपत्र दे दिया। फिर 1977 में जो है पुणे सीनियरिटी के प्रिंसिपल को वायलेट किया गया, जबकि जो वरिष्ठतम न्यायाधीश थे श्री HR खन्ना, उनकी जगह जो है MH वेग को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। ठीक है, तो सरकार ने जो है इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के मामले थे जिसको रद्द कर दिया गया, और सर्वोच्च न्यायालय ने यह एक बात कही है कि जो वरिष्ठतम का जो एक प्रिंसिपल है, सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है, उसे ही जो है फॉलो किया जाना चाहिए। बीच में जो है एक कॉलेजियम प्रणाली की भी बात आई गई, मतलब बात हुई थी कि एक कॉलेजियम प्रणाली होनी चाहिए जिसमें कि जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, ये जो है एक कॉलेजियन सिस्टम जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो जजेस हैं उनकी नियुक्ति के लिए यह जो है एक रोल प्ले करे। हालांकि जो है इस कॉलेजियन सिस्टम में भी जो था पारदर्शिता की कमी रही और देखा गया नियुक्ति के मामलों में बहुत देरी की गई। इसीलिए जो है आर्टिकल 124A जोड़ा गया संविधान में, जिसके की अंतर्गत जो है एक राष्ट्रीय न्यायपालिका नियुक्ति आयोग NJAC के प्रावधान की बात की गई, जो कि अब कॉलेजियन प्रणाली के स्थान पर जो है इस प्रणाली को अपनाया गया। इस NJAS के अंदर कौन कौन थे? मुख्य न्यायाधीश भारत के यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय के 2 वरिष्ठतम न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता जो है इस NJAC का जो थे वो पार्ट थे। न्यायाधीशों के अगर योग्यता की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए जो है संविधान द्वारा कुछ योग्यता आवश्यक मानी गई है। इसके अंदर कि उसे भारत का नागरिक हो, किसी भी उच्च न्यायालय या अन्य एक से अधिक न्यायालय में जो है वो कम से कम जो है 5 वर्षों तक न्यायाधीश रहा हो, यानी 5 वर्षों के लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, 10 वर्षों के लिए उच्च न्यायालय का अधिवक्ता होना चाहिए और राष्ट्रपति की राय में वह एक प्रसिद्ध कानूनवेत्ता हो, एक प्रसिद्ध न्यायवादी होना चाहिए। तो न्यायाधीशों की 4 जो है योग्यताओं की बात की है। भारत का नागरिक, 5 वर्ष या उससे अधिक जो है वो न्यायाधीश रहा होना चाहिए उच्च न्यायालय में, किसी एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में, 10 वर्षों तक उसने उच्च न्यायालयों में एज अ अधिवक्ता के रूप में और राष्ट्रपति की राय में जो है वो एक प्रसिद्ध न्यायवादी होना चाहिए। अब हम न्यायाधीशों को अगर पद से हटाने के संबंध में बात करें तो जो है राष्ट्रपति के आदेश से ही सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, लेकिन यह राष्ट्रपति आदेश कब देगा? जबकि जो है संसद की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें इम्पीचमेंट प्रोसीजर अगर पारित हो जाए किसी के भी अगेंस्ट, तो जो है उसे हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो कैसे होगा? संसद के जो दोनों सदन के सदस्य हैं उनके विशेष बहुमत यानी 2/3
मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो जो है उन्हें पद से हटाया जा सकता है। तो अगर मैंने आपसे क्या कहा, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा ही किसी भी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। हालांकि भारत में अभी तक किसी भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाअभियोग के द्वारा उसे हटाया नहीं गया। हालांकि वी रामास्वामी और दीपक मिश्रा के अगेंस्ट जो है महाभियोग प्रस्ताव रखे गए थे, किंतु ये जो प्रस्ताव थे, यह प्रस्ताव बहुमत के अभाव में जो है पारित नहीं होने पाए। अगर हम न्यायाधीशों के टेन्योर की बात करें तो जो है वो 65 ईयर्स तक जो न्यायाधीश जो हैं वो अपने पद पर बने रह सकते हैं, और उससे पहले चाहे तो वह खुद इस्तीफा राष्ट्रपति को जो है सौंप सकते हैं, या फिर उन्हें हटाया जा सकता है। तो केवल किसके माध्यम से, इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा ही जो है उन्हें हटाया जा सकता है। अगर हम उनके वेतन भत्तों की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय के जो वेतन भत्ते, विशेषाधिकार, अवकाश आदि जो है वो संसद द्वारा जो है समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं, और केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी के अलावा जो है उसमें कभी भी जो है कटौती नहीं की जा सकती। तो जुडिशरी को जो है एक इंडिपेंडेंट बनाए रखने के लिए ये प्रावधान किया गया है कि एक बार उनको जो सैलरी दे दी गई उसको जो है कम नहीं किया जा सकता, केवल वित्तीय आपातकाल को छोड़कर। इसके अलावा भी जो है भारत के अंदर संविधान के द्वारा ऐसे प्रावधान अपनाए गए हैं जिससे कि जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो स्वतंत्रता है वो बरकरार रहे। क्यों? क्योंकि बच्चों एक चीज़ समझो कि जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं रही, उस पर जो है न्यायपालिका पर अगर कार्यपालिका या व्यवस्थापिका का प्रभाव रहा तो इंडिविजुअल के जो राइट्स हैं वो कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। इवन अगर हम बात करें तो जो सैंक्टिटी है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की, मतलब संविधान की जो पवित्रता है वो भी सुरक्षित नहीं रह सकती। तो भारत के अंदर जो है संविधान ने ही कुछ ऐसे प्रावधान रखे हैं जिससे कि जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो स्वतंत्रता है वो सुरक्षित रहे। मैंने आपसे बताया कि सर्वोच्च न्यायालय इंडिया के अंदर एक संघीय न्यायालय, अपील की सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और संविधान की जो है संरक्षण है। तो इसीलिए जो है इसकी जो है इंडिपेंडेंस बहुत ही आवश्यक है। यानी इसके मतलब न्यायालय में किसी का भी हस्तक्षेप न होना चाहिए, न तो वो मंत्रियों का, न वो संसद का, किसी के भी हस्तक्षेप से मुक्त होकर वो जो है पूरी स्वतंत्रता के साथ पक्षपात के जो है बिना पक्षपात से जो है न्याय कर सके। इसी के लिए जो है संविधान ने कुछ प्रावधान अपनाए हैं। इसमें पहला प्रावधान क्या है? नियुक्ति का तरीका। हमने देखा नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? न्यायाधीश के, सर्वोच्च न्यायालय और हाईकोर्ट की जजेस की राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुक्ति की जाएगी। फिर कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है, यानी 65 ईयर्स एज है रिटायरमेंट की, उनसे पहले उन्हें हटाया नहीं जा सकता। कैसे हटाया जाएगा? केवल एक इम्पीचमेंट प्रोसीजर के द्वारा। ये इम्पीचमेंट प्रोसीजर इट्सेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट है। इनकी जो है एक निश्चित सेवा शर्त है, उनमें जो है कोई चेंज नहीं किया जा सकता। इवन इनकी जो सैलरी है वो संचित निधि से इनकी सैलरी दी जाती है और इनके अंदर कोई कटौती नहीं की जा सकती। केवल फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान छोड़कर इनमें कोई भी कटौती नहीं की जा सकती। फिर न्यायाधीशों के जो आचरण है उस पर जो है संसद में भी बहस नहीं हो सकती। इवन न्यायाधीशों के रिटायरमेंट के बाद जो है उनके वकालत पर जो है रोक लगा दी गई है। न्यायाधीश जो है अपने जो पूरा उनका जो स्टाफ होता है उनकी नियुक्ति को लेकर वो स्वतंत्र होते हैं। उनका जो जुरिस्डिक्शन का क्षेत्र है उसमें भी कटौती नहीं की जा सकती। और ये जो
पालिका है उसे कार्यपालिका से पृथक रखने की कोशिश की गई है। कहने का क्या मतलब है कि संविधान ने ऐसे कुछ प्रावधान अपनाए हैं जिससे कि भारत के अंदर जो सर्वोच्च न्यायालय है उसकी जो कार्य है वह स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से अपने कार्य कर सके। आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है सर्वोच्च न्यायालय के गठन को समझा, उनके न्यायाधीशों की नियुक्ति और उनको जो है किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है, और इसी के साथ साथ संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु क्या प्रावधान रखे हैं, इस विषय पर आज हमने परिचर्चा की। उम्मीद करती हूँ कि आज का यह जो व्याख्यान है आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।